मान्यता है कि यमुना नदी के किनारे स्थित करनाल शहर को राजा कर ने बसाया था। उन्हीं के नाम से करनाल को जाना जाता है। यहाँ 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। गौरतलब है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और पूर्व सीएम भजन लाल यहाँ से वर्ष 1977 और 1998 में सांसद चुनकर आए और इस बार भाजपा ने भी भूतपूर्व सीएम मनोहर लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। करनाल लोकसभा सीट दिग्गजों की हार के लिए जाना जाता है। यह वही सीट है जहां पर प्रख्यात राजनेता और पूर्व सीएम भजन लाल को 1999 में अपने जीवन में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के दिग्गज नेत्री दिवंगत सुषमा स्वराज भी करनाल से एक जीत के लिए तरस गई थी। वह 3 बार 1980, 1984 और 1989 में करनाल से चुनाव हारी। 4 दफा करनाल से जीत दर्ज करने वाले पंडित चिरंजीव लाल भी 1996 में अपना अंतिम चुनाव यहां से हार गए थे। संसद में करनाल का प्रतिनिधित्व करने वालों में गुरु घरौंदा के आचार्य स्वामी रामेश्वर नंद का नाम भी शामिल है, जो 1962 में जनसंघ के टिकट पर सांसद बने थे। वह सादगी की ऐसी प्रतिमूर्ति थे कि उन्होंने सरकारी आवास तक नहीं लिया। वह सत्रों के दौरान कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली के बाजार सीताराम स्थित आर्य समाज मंदिर में संसद तक पैदल ही जाते थे। पिछले 2 चुनाव से यह सीट भाजपा के पास है। 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अश्विनी कुमार चोपड़ा को जीत मिली थी। इसके बाद भाजपा के ही संजय भाटिया 2019 का चुनाव जबरदस्त तरीके से जीतने में सफल रहे। उन्होंने 70% से अधिक वोट मिले थे। यह जीत देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,54,269 वोटों से हराया था। करनाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। यह लोकसभा सीट करनाल और ऐतिहासिक पानीपत जिले से मिलकर बनती हैं। पानीपत को बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के सामने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा चुनावी मैदान में हैं। एनसीपी के इनेलो समर्थित प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा और जेजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कादयान भी अहम प्रत्याशी माने जा रहे हैं। बसपा के इंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला रहने की उम्मीद है। करनाल सीट के इस बार कुल 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 2 निर्दलीय महिलाएं उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस बीच चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को समर्थन प्राप्त करने की कोशिशें कर रहे हैं। भाजपा चुनाव में स्थानीय विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व और 10 साल के सुशासन पर वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बताकर जनता से वोट की अपील कर रही है। मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो कि एनसीपी और इनेलो समर्थित उम्मीदवार हैं, वह लोकल और बिहारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच लगातार आवाज उठा रही है। स्थान 2014 से पहले 15वां और 16वां स्थान होता था। इन्वेस्टर यहाँ आता नहीं था। आज यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसलिए आते हैं, उनको हम कोई कठिनाई नहीं आने देते हैं। सिंगल एक विंडो सिस्टम के माध्यम से 19 विभागों की क्लियरेंसेस 45 दिन के अंदर उनको करके देते हैं। छोटे बड़े इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं, खास करके जीटी रोड के आसपास, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद का भी अब जेर एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण से वो भी एक स्थान जो है अच्छा बन गया। गुड़गांव का पहले से है। इस बात का क्या जवाब है? वो कहते हैं भी सरकार तो 272 में बन जाएगी, अब 400 क्यों मांग रहे हैं? अब इसका कोई जवाब थोड़ा ही है। आखिर देश की में एक मजबूत सरकार बने, दुनिया में उसका स्थान बने, क्योंकि जितनी मजबूत सरकार होगी हमारे देश की से उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और अगर हमको देश की समस्याओं को हल करना है तो मजबूत सरकार होना आवश्यक है। 400 की बात तो इसलिए की है, मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको कहा जाता है कि वो हमारे संविधान के जनक हैं, अगर वो भी जन्म लेके दोबारा आ जाए ना, तो इस संविधान को खत्म नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलता है और संविधान कोई आज का बना ऐसा नहीं है। संविधान की जो मूल मर्यादाएं हैं वो सब वही हैं। सरकारी रोजगार अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट निवेश इस इलाके में आना चाहिए। और हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी सूटेबल है कि बड़ी कंपनीज को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जीटी रोड से हमारा ये इलाका जुड़ा हुआ है और साथ के साथ दिल्ली से हमारा जो विसिनिटी है बहुत नज़दीक है,
तो मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि करनाल और पानीपत के अंदर कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाए जाएं, ताकि जो नौजवान बाहर जा रहे हैं विदेशों में, या जो नौजवान हमारे नशों की तरफ लग रहे हैं, वो ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इलाके में लाई जाए। देखिए, समय की मांग होती है। आज देखिए 2014 तक जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर थी, आज वो 37.5% पहुँच चुकी है। लगभग हरियाणा के 10 में से 3 से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। तो आज की समय की ये मांग है कि सबसे पहला फोकस किसी का भी जॉब्स के ऊपर होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, आइदर ये गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर प्राइवेट जॉब्स। तो मुझे लगता है कि जॉब्स का जो मुद्दा है वो हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सिर्फ यह है कि वोटों का जीत का अंतर कितना ज़्यादा बढ़े, उस बात पे निर्भर करेगा। और हमारा मुख्य मुद्दा एक ही रहेगा, स्थानीय वर्सेज बाहरी का, और हम उसको और छोटा करके यही करेंगे, वोट फॉर लोकल, बी वोकल फॉर लोकल एंड वोट फॉर लोकल। मैं तो एक कमेरा वर्ग से आता हूँ, जिसमें किसान भी आता है और मजदूर भी आता है और छोटा दुकानदार भी आता है। तो ये कमेरा वर्ग सारा ही मेरे साथ है और उन्हीं के भरोसे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो वो कमेरा वर्ग का सहयोग मेरे को एक तरफा मिला हुआ है, क्योंकि जिस टाइम किसानी आंदोलन चला था उस वक्त मैं जेजेपी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था और मेरी बेटी जिला पार्षद की मेंबर थी, जिला पार्षद थी, और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेके जिला पार्षद बनी थी। और जब किसानी आंदोलन आया और हमारे भाइयों को लाठियों का मुकाबला करना पड़ा, हमारे भाइयों पे अथरू गैस के गोले दागे गए, और जहाँ तक कि हमने अपने 750 अपने किसान परिवार के, मजदूर परिवार के साथी गंवाए। ये सब कुछ देख के मैंने जेजेपी पार्टी से और जिला पार्षद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अपने भाईचारे के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही सभी को इन बातों का पता पहले से ही है और कुछ लोगों को अब पता लग रहा है, और एक एक जो कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है और छोटा दुकानदार है, वो एक तरफा इसी वजह से मेरे साथ खड़ा है। लोगों में एक धीरे धीरे जो है सोच जो बदल रही है कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। वो सोच रहे हैं कि भाई जो बाहरी कैंडिडेट है वो हमें मिलने वाले नहीं है। जिस तरीके से पहले सांसद रहे हैं हमारे करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य रहा कि सांसद बनने के बाद कोई सांसद हमारे क्षेत्र में, गाँव में या मोहल्लों में या वार्डों में कोई जाता नहीं। तो उसको देखते हुए लोगों में बदलाव की राजनीति में फादर साहब रहे हैं और पूरी जनता पानीपत की जानती है, करनाल की भी, कि हम लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं। मेरे को जो है लोग जो है हवा की वोट नहीं मुझे मिलेगी, ना मुझे मोदी के नाम की मिलेगी, ना मुझे कोई कांग्रेस के नाम की वोट मिलेगी। ये मेरा प्यार है, अपनापन है, उस अपनेपन का वोट मुझे मिलेगा। करनाल लोकसभा क्षेत्र में इस बार 21,04,229 मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इनमें 11,07,588 पुरुष, 9,96,603 महिला तथा 38 थर्ड जेंडर शामिल हैं। 46,078 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे तथा 15,572 दिव्यांग मतदाता तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के 25,848 मतदाता हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1205 है। 54 प्रवासी मतदाता और 5,473 सर्विस वोटर्स हैं। करनाल जिले में कुल 1151 बूथ बनाए गए हैं। वहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान करवाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। 25 तारीख को मतदान और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर स्थानीय लोग भी अपने विचार रख रहे हैं। जो हमारी वोटिंग डे हरियाणा की 6th फेज ऑफ इलेक्शंस में, ये हमारे लोकसभा चुनाव के लिए है और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि वो हम करनाल की 100% हम वोटिंग को इंश्योर करें। सब लोग अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो जाकर, अगर आपको जानना है आपका वोट कहाँ पर है, उसकी डिटेल भी CEO हरियाणा की वेबसाइट पर होती है, तो सब लोग जाकर अपना वोट का
राइट को जो एक्सरसाइज कर। हम हर बूथ लेवल पे कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हैं। हमारा पर्पस यही है कि हम वोटिंग बढ़ाएं। करनाल जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जैसे पहले भयभीत होती थी ना, अब वो बात ही नहीं है। जब से डर किसी चीज़ का नहीं है, लड़कियों को, औरतों को, जेंट्स को किसी चीज़ का भय नहीं है। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है और हम तो यही कहेंगे कि भी जो भी सरकार आए वो मेरे भारत को मजबूत बनाए, मेरे देश को मजबूत बनाए, मेरे भारत को। अगर हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें एक मजबूत सरकार चाहिए। ये नहीं कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी 18 साल से ऊपर युवक हैं, युवतियां हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम सबको अपने देश को मजबूत कराने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ज़रूर वोट देने जाना चाहिए। बहुत संघर्षपूर्ण इस बार बहुत कांटे की टक्कर चल रही है सभी पार्टियों में। सभी सरकारें आती जाती हैं, जितनी भी आई हैं आज तक आई हैं। आर्मी में जितने भी लोग काम करते हैं, उनके परिवार अकेले जहाँ देश में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनको कोई तकलीफ़ आती है, कुछ और आता है, मगर सरकार के पास अगर वो किसी में कंप्लेंट करना ऑफिस में जाते हैं तो कोई नहीं पूछता उनको ऐसी ट्रीट किया जाता है जैसे दूसरा होता है। दूसरे भी हैं, उनके परिवारों की देख रेख सरकार का कर्तव्य बनता है भी उनका ध्यान रखा जाए। ऐसा कोई ना कोई जरूर हर एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आधा डिपार्टमेंट ऐसा कराया जाए जो उनका ध्यान रखे। ना तो आपका वोट मजबूरी का होना चाहिए, ना सरकार मजबूरी की होनी चाहिए। देखिए, जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी, कोई भी सरकार की मजबूत नहीं होगी तो बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकती। और उसके साथ विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष ना हो तो तब भी कोई बढ़िया नहीं था, तो दोनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने वोट का अधिकार जरूर करें और सोच समझ कर करें। किसी के भी बहकावे में मत आएँ, किसी के प्रेशर में मत आएँ, किसी लालच में मत आएँ और अपने वोट का उपयोग जरूर से जरूर करें। सरकार बदलती रहनी चाहिए। ज़्यादा देर जो सरकार चलेगी तानाशाह बन जाती है। 25 सरकारें देख, करनाल से भजन लाल भी हार गया था, जो कभी नहीं हारा था। करनाल की ये पद्धति है, बाहर का आदमी बढ़ता है, यहाँ दोनों बाहर गए हैं। हम तो ये चाहते हैं परिवर्तन होता रहना चाहिए। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, देश की हित की बात करे, जो करनाल के लिए डेवलपमेंट का काम करे, अच्छे से करनाल की बात रखे, लोकसभा में जाके वही कैंडिडेट हमें ज़्यादा मतलब जाना अच्छा लगेगा। इतने काम हुए हैं कि पूरा डेवलप, अभी यहीं से आप पीछे नज़र घुमा के देखो, यहीं से आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। ये भी सड़क बनने लग रही, वो भी सड़क बनने लग रही, सड़कों के ऊपर सड़कें बन रही हैं। हाँ, डबल रोड, रिंग रोड मिलने लग रहा है शहर को इतना बड़ा। कितनी ट्रैफिक कम होगी ये रिंग रोड से, और क्या चाहिए हमें। रिंग रोड मिल रहा है इतना बड़ा जो बन रहा है यहाँ। हर इंसान का पर्सनल अपना देखने का नज़रिया है कि वो उसको लगता है कि भाई मतलब मेरी अपनी पर्सनल समस्या है, जबकि नेशनलाइज ये तो नेशनल के हिसाब से इलेक्शंस हो रहे हैं देश के हित में, तो ये सभी का अपना अपना पर्सनल वो होता है। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दों को ही नज़र रखकर उसके लिए वोट करना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश ही सबसे बड़ी बात है। इस बार जो चुनाव चल रहा है वो बड़ा जो है ना शांत चुनाव है। इस टाइम वोटर बिल्कुल खामोश है। कहीं ना कहीं जो है उसको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं जिस हिसाब से वो चाह रहा है वो नहीं हो रही, क्योंकि सरकारें जो है अपना काम जो कर रही हैं वो 9.5 साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है। तो इसलिए वोटर बहुत ज़्यादा खामोश है। कहीं ना कहीं जो दूसरे वो आए हुए हैं, प्रत्याशी आए हुए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वोटरों के मन में ये है कि भी क्या ये इसको संपूर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सोच समझ कर वोट दें, जो आप समझें कि भाई ये हमारा जो नेताजी हैं, ये जो पार्टी है, ये हमारे देश को, हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं, तो उसी के हिसाब से वोट दें। लोगों के मन में ये है कि जितना विकास सीएम सिटी के रहते या ये स्मार्ट सिटी जो बना है, तो जितना विकास होना चाहिए था उस लेवल तक नहीं पहुंच सके। मजबूत होनी चाहिए ताकि अपने देश का, अपने राज्य का विकास हो। करनाल में तो पहले डेवलप था, करनाल पहले साफ सुथरा है। सड़कों का तो देखो करनाल के पूरे देश में हुआ है। ये गडकरी ने जो काम किया सड़कों का, विदेशी तरज भी हो गया हमारा।